हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। बहुत टाइम के बाद मैं YouTube पे वापस आया हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरी वीडियो बनाने के लिए। काफी लोगों ने मुझे पूछा कि सर आप YouTube पर वीडियोस कम बनाते हो, टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से, ऑक्यूपाइड होने की वजह से YouTube पे कंटेंट क्रिएट करने का टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है। पर अब से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा और रेगुलर रहूं, थोड़ा फ्रीक्वेंटली अपनी वीडियोस को, अपनी नॉलेज को आप सबके साथ YouTube के मीडियम से शेयर कर सकूं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज में इस वीडियो के थ्रू कुछ एडिशन भी कर सकूं और आपके स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस को और एनहांस कर सकूं। और यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और अगर वीडियो नहीं भी पसंद आती तो एटलीस्ट एफर्ट के लिए ही लाइक जरूर कर देना। स्टॉक मार्केट में पैसा हर कोई कमाना चाहता है और उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है यह पता होना कि अपने पैसों को आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, कौन सा स्टॉक है जो फ्यूचर में ग्रो करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बहुत लोग इसी स्टॉक हंटिंग के लिए चार्ट्स के अंदर घुस के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फिर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कितना कंपनी पे डेट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, एसेट क्वालिटी कैसी है, वगैरह वगैरह, ये सब करके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू, आपको एक अच्छे स्टॉक की पहचान करने के लिए इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला को यूज करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से स्टॉक में फ्यूचर में पोटेंशियल अच्छा दिखता है। और आज की इस वीडियो में मैं वही मैथमेटिकल फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, ना सिर्फ एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनफैक्ट आप इसी फॉर्मूला से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या होना चाहिए, यानी कि आप उसके फ्यूचर के लेवल्स को भी इस फॉर्मूला को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे आपको एक बहुत अच्छा और बेटर आइडिया मिल सके कि यह फॉर्मूला आखिर कैसे वर्क करता है। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आखिरकार वो मैजिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला है कौन सा और वो डिराइव कैसे हुआ। तो आप सबको पता है कि पीई रेशियो वो रेशियो होता है जो हमें बताता है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है इन द स्टॉक मार्केट। और पीई रेशियो होता है प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स या फिर ईपीएस ऑफ द कंपनी। अब जब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जो है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी कि स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू कंपनीज पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस ऑफ द कंपनी। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमें स्टॉक का करंट पीई रेशियो और करंट एनुअल अर्निंग्स पर शेयर पता हो तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि उस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, या फिर इजी टर्म्स में करंट फेयर वैल्यू स्टॉक की क्या होनी चाहिए। और अगर हम फ्यूचर में क्या पीई रेशियो हो सकता है या क्या अर्निंग्स अनाउंस कर सकती है कंपनी, ये पता लगा सके, तो हम स्टॉक का फ्यूचर का प्राइस भी या फिर हमारे फ्यूचर के टारगेट्स भी इसी फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपको इस फॉर्मूला के बारे में और क्लैरिटी मिले और ये फॉर्मूला आखिरकार प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिले, मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि कैसे कुछ महीनों पहले इसी फॉर्मूला को यूज करके मैंने एक स्टॉक में अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी थी और आज मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टेड भी हूं और डिसेंट प्रॉफिट के साथ मैं उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड भी कर पा रहा हूं। पहले एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला को सीखने और समझने से पहले बैक टेस्ट करके देख लेते हैं एक या दो स्टॉक्स पे कि वाकई में ये फॉर्मूला काम करता भी है या नहीं। तो पहले हम इस फॉर्मूला की बैक टेस्टिंग रिलायंस के स्टॉक के साथ कर लेते हैं और अगर ये फॉर्मूला सच में वर्क करता है तो रिलायंस का स्टॉक का पीई और रिलायंस का एनुअल रिपोर्टेड ईपीएस जो है वो मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू लगभग करंट रिलायंस के स्टॉक प्राइस की वैल्यू के अराउंड ही आनी चाहिए। तो अभी जैसा कि हम देख सकते हैं रिलायंस का जो पीई रेशियो है वो है अराउंड 27 का। तो मैं अभी कैलकुलेटर खोल लेता हूं और इसमें हम 27 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं ईपीएस कितना है रिलायंस का। तो अब हमें रिलायंस का ईपीएस देखना है और करंट ईपीएस देखना है, और याद रखें कि हमें एनुअल ईपीएस देखना है और ना कि क्वार्टरली ईपीएस। तो रिलायंस का एनुअल ईपीएस के लिए मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं। रिलायंस का करंट ईपीएस एनुअली है अराउंड 99 का। तो अब मैं कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं और 27 इंटू 99 करके देख लेते हैं। तो ये फिगर आती है 2673, यानी कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस समवेयर अराउंड 2673 के आसपास करंटली होना चाहिए। और अभी देख लेते हैं रिलायंस का स्टॉक प्राइस करंट मार्केट में कितना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं रिलायंस का करंट प्राइस समवेयर अराउंड 2600 ही है। इसका मतलब यहां पर तो ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। एक और स्टॉक के साथ बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, इन्फोसिस का स्टॉक ले लेते हैं। अब तो जल्दी से हम इन्फोसिस स्टॉक का पीई रेशियो देख लेते हैं। करंट पीई रेशियो है 27.9 का। तो हम ये वैल्यू अपने कैलकुलेटर पर डाल देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम ईपीएस देखते हैं। तो करंट ईपीएस इन्फोसिस स्टॉक का है
52.96 का। तो अब 52.96 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर पे, और जब दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 1477 की। अब अगर हम देखें इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस क्या है, तो 1475 है करंट मार्केट प्राइस, और हमारे फॉर्मूला से 1477 प्राइस होना चाहिए, और दोनों प्राइसेस काफी हद तक मैच होते हैं। तो इन एग्जाम्पल से हमने ये तो देख लिया है कि ये फॉर्मूला 100% वर्क करता है, और स्टॉक प्राइसेस को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। पर अब हमें देखना यह है कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज करें नई स्टॉक इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए, और कैसे पता लगे कि कौन सी स्टॉक, कौन सा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली। तो इस फॉर्मूला को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ये देख लेते हैं कि कैसे मैंने यही फॉर्मूला यूज करके एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हंट भी करा, और आज मुझे वो इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ एक अच्छा रिटर्न भी दे रही है, बल्कि वो स्टडी और वो रिसर्च भी कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। तो अभी आपके सामने मेरे कुछ इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं, जिसमें से एक स्टॉक है इंडियन बैंक का, जिसकी एवरेज बाइंग प्राइस मेरी है 161 की, और अभी मुझे एक ये अच्छा रिटर्न दे रहा है लगभग 25-30% का। 200 से ऊपर का इसका, कहीं ना कहीं 205 का इसका भी करंट मार्केट प्राइस है, और मैंने इसमें 140 के अराउंड अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी समवेयर अराउंड मई या जून, और अभी मैं उसको 175 तक भी ऐड कर करके उसकी एवरेज बाइंग प्राइस को 160 तक लेकर आया हूं, और मुझे अभी डिसेंट रिटर्न दे रहा है। तो अब हम ये वाला स्टॉक में मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट करी, अब हम इस चीज को समझ लेते हैं, और ये फॉर्मूला उस आइडिया में कैसे यूज करा मैंने। तो कुछ महीनों पहले जब मैं रैंडमली स्टॉक्स हंट कर रहा था, नए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहा था, तो मेरा ध्यान एक ऐसे ही स्टॉक में आया जिसका नाम था इंडियन बैंक। अब इस स्टॉक में मैं सबसे पहले अट्रैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने नोटिस करा कि इंडियन बैंक का जो ईपीएस है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर है, और जो हमारा फॉर्मूला है जिसमें ईपीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्टॉक प्राइस के, तो अगर ईपीएस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेरा स्टॉक प्राइस फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, ऐसा पोटेंशियल है। तो ईपीएस वाले कॉलम पे कहीं ना कहीं एक टिक मार्क लग रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ इंडियन बैंक में। तो अब ईपीएस पे टिक लगने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ना था, टू अश्योर आवरसेल्फ कि ये स्टॉक हमारे लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट पिक हो सकती है, और उसके लिए इसके पीई रेशियो को पढ़ना और समझना जरूरी था। तो जब मैंने इसके पीई रेशियो को थोड़ा सा और समझा, तो मैंने देखा इस स्टॉक का पीई रेशियो तो अराउंड 4.5 था उस टाइम पे, वेराज ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, यानी कि पीएसयू बैंक इंडेक्स को जिसको ये बिलोंग करता है, उसका पीई रेशियो, इंडेक्स का पीई रेशियो वाज अराउंड 10 to 11। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने अदर कॉम्पिटिटर, अपने अदर पीयर्स के साथ उनके कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड था, और क्योंकि ये स्टॉक एक अपने इंडेक्स का एक हैवी वेट स्टॉक है, एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि ये स्टॉक भी अपने बाकी पीयर की तरह अपने पी रेशियो के गैप को थोड़ा सा नैरो डाउन करेगा और उस तरफ ही आगे बढ़ेगा। तो इस स्टॉक में मेरा इंटरेस्ट इसलिए और डेवलप हुआ। अब सेकंड थम्स अप मिलने के बाद मैं इस स्टॉक के पी रेशियोज, हिस्टोरिकल पी रेशियोज के बारे में थोड़ा सा और जानने जब गया, तो मैंने देखा कि लास्ट 5 इयर्स में इस स्टॉक का, इंडियन बैंक का एवरेज पीई रेशियो रहा है अराउंड 8 का। इनफैक्ट 2019 में इसका पीई रेशियो वाज अराउंड 27। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के पीई रेशियो में बहुत बड़ा गैप था, चाहे वो हम कंपेयर करें इसके इंडेक्स के पीई रेशियोज में, या फिर इसका जो एवरेज पीई रेशियो है उसमें, या फिर जो इसका हाईएस्ट पीई रेशियो गया है उसमें भी काफी बड़ा गैप रहा है इसके करंट और इसके हिस्टोरिकल पीई रेशियोज में। तो अब जब मैंने डॉट्स को कनेक्ट करा तो ये नजर आया कि ईपीएस भी कहीं ना कहीं ग्रोथ पर है, पीई रेशियोज में भी ग्रो होने की उम्मीद काफी ज्यादा हाई थी। तो इसका मतलब हमारे फॉर्मूला यानी कि स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू पीई इनटू ईपीएस को अगर हम यूज करें तो दोनों कंडीशंस बहुत अच्छे से फुलफिल होती हैं स्टॉक में। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ही फेवरेबल पिक नजर आ रहा था उस टाइम पे। अब ये सारी स्टडी करके और इस फॉर्मूला को यूज करके भी ये तो समझ आ गया कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए करेक्ट अपॉर्चुनिटी है, मगर इस फॉर्मूला को यूज करके अब मैं इसके टारगेट कैसे डिराइव करूं, इसका स्टॉप लॉस कैसे डिटरमाइन करूं, और इस स्टॉक में रेड फ्लैग्स कब इमर्ज होंगे वो कैसे डिसाइड कर सकता हूं जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो काफी सिंपल था मेरे लिए। ईपीएस मैंने देखा लास्ट 2 क्वार्टर में अराउंड 33 का मेंटेन था, और शायद वो ग्रो ही करेगा, अभी कहीं पे भी साइन नहीं था इसके नीचे आने का। तो मैंने अज्यूम करा अगर ईपीएस 33 के अराउंड भी रहता है तो अब मुझे पी रेशियो पे फोकस करना है कि वो कितना बढ़ सकता है। अभी 4.5 है और इसका एवरेज पी रेशियो रहा है 8 का। इंडेक्स का भी जो उस टाइम पे पी रेशियो था वो था समवेयर अराउंड 10 to 11। तो ये मेरा मानना था कि कम से कम इसका पी रेशियो 8 को तो अप्रोच कर ही सकता है। तो अगर
पी रेशियो इन फ्यूचर 8 होता है और इसका ईपीएस कंपनी 33 के अराउंड मेंटेन करती है, तो बहुत सिंपल है, अराउंड 240-250 का मैं इसके फ्यूचर में प्राइसेस को आते हुए देख सकता हूं, या मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो 240 के टारगेट के साथ मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी फ्रॉम अराउंड 140-145, और मैं 175 तक भी इस स्टॉक में लगातार छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करता गया, और मैंने स्टॉक की एवरेज बाइंग 160 के अराउंड रखी और ये सोचा कि 240 का मैं टारगेट बहुत इजीली इसमें आते हुए देख सकता हूं, और आज कहीं ना कहीं ये उसकी तरफ बढ़ता चल रहा है, और अभी थोड़ा सा उससे दूर ही है, मगर मुझे काफी उम्मीद है कि 240 भी ये स्टॉक आएगा इन फ्यूचर और मेरे टारगेट्स को बैंग ऑन हिट भी करेगा। और फ्यूचर में अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं कि ईपीएस बढ़ ही रहा है, तो हम इसमें अपनी पोजीशन को बिल्ड रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, और उसमें प्रोपोर्शनली उतने ही हम अपने टारगेट प्राइस को भी बढ़ा सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज करके स्टॉक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, टारगेट भी आइडेंटिफाई कर लिए, पर इस स्टॉक को कब तक होल्ड करके रखना है, कब हमें स्टॉक में हमारी इन्वेस्टमेंट में रेड फ्लैग्स दिखेंगे, उसका भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमें ये स्टॉक या हमारी इन्वेस्टमेंट तब तक होल्ड करके रखनी है जब तक कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छा ईपीएस अनाउंस करती है, ग्रोथ दिखता है हमें ईपीएस में, और अगर किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी अपने ईपीएस में डिप शो करता है और वो डिप लास्ट के 2 क्वार्टर्स के ईपीएस से भी नीचे आता है, वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग होगा, और तब हम सोच सकते हैं हमारे स्टॉक में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना। तो आई होप आपने देखा होगा कि कैसे हम एक बहुत सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस को और बहुत सिंपल फॉर्मूला को यूज करके हमारे इन्वेस्टमेंट को बेटर तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। और अब आपके लिए होमवर्क है, इंडसइंड बैंक में क्या हम ये फॉर्मूला अभी यूज कर सकते हैं, और अगर हाँ तो उसका नियर टर्म में क्या टारगेट डिटरमाइन या क्या टारगेट निकल कर आता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। गुड लक।